नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, तो आप लोगों का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित आधा कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित जो आप लोगों का चैप्टर है, उसके आधे चैप्टर से संबंधित मैंने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित जो चैप्टर है उसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, उसका अध्ययन ज़रूर से कर लीजिएगा। जब आप लोग उस चैप्टर का अध्ययन कर लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न का आंसर बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आसानी से आप लोग सरलतापूर्वक हर एक प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, समाजवाद की विचारधारा ने किसे प्रमुख रूप से ध्यान में रखा है। आप लोग बताएंगे कि समाजवाद की विचारधारा ने किसे प्रमुख रूप से ध्यान में रखा है। निजी स्वामित्व को, सामूहिक स्वामित्व को, शोषण को या निजी लाभ को। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो पहला का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद की विचारधारा ने प्रमुख रूप से सामूहिक स्वामित्व को ध्यान में रखा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है, समाजवाद के अनुसार उत्पादन किसके लिए किया जाता है। बताएंगे बाबू, समाजवाद के अनुसार उत्पादन किसके लिए किया जाता है। सरकार के लिए, निजी लाभ के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए या फिर केवल उच्च वर्ग के लिए। दोस्तों, समाजवाद के अनुसार जो उत्पादन है वो समाज के सभी वर्गों के लिए किया जाता है, चाहे वो वर्ग मध्यम हो, चाहे वो वर्ग निम्न हो या उच्चतर हो। समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए ही उत्पादन किया जाता है समाजवाद के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 3 नंबर में, इसमें कहा गया है, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का नियंत्रण किसके पास होता है। समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें उत्पादन का नियंत्रण किसके पास होता है। पूंजीपतियों के पास, सरकार के पास, व्यक्तिगत मालिक के पास या फिर मजदूर वर्ग के पास। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का नियंत्रण किसके पास होता है, किनके हाथों में होता है, यही आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर होगा बाबू, देश के सरकार के पास। ठीक है, सरकार यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का नियंत्रण देश के सरकार के पास होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है 4 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, आप लोगों को उस स्थिति का नाम बताना है। ऑप्शन है, श्रमिकों के जीवन में सुधार हुआ था, पूंजीपतियों की स्थिति में सुधार हुआ था, श्रमिकों का शोषण और सामाजिक स्थिति में गिरावट आई थी, या फिर आर्थिक समानता हुई थी। यहाँ पर 4 का सही आंसर क्या होगा, बताएंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो राइट आंसर होगा श्रमिकों का शोषण और सामाजिक स्थिति में गिरावट। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में श्रमिकों का शोषण और सामाजिक स्थिति के गिरावट वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, इसमें कहा गया है,
समाजवाद की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी? समाजवाद की उत्पत्ति बाबू किस कारण से हुई थी? सामाजिक समानता की चाह से, औद्योगिक क्रांति से, राजनीतिक स्वतंत्रता से या फिर आर्थिक सुधार से? समाजवाद की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी? तो राइट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। समाजवाद की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के कारण हुई थी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे। समाजवाद की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण ही समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में क्या स्थिति थी? जब औद्योगिक क्रांति आया था तो उस समय यूरोप में क्या स्थिति थी? श्रमिकों के अधिकारों में वृद्धि हुई थी, श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था, पूंजीवादी व्यवस्था का पतन हुआ था या फिर बड़े उद्योगों की कमी हुई थी? औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में क्या स्थिति थी? तो सही आंसर होगा श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था, क्योंकि पूरे के पूरे जो श्रमिक थे वो किस पर आश्रित थे? वो बाबू पूंजीपतियों पर आश्रित थे। पूंजीपतियों के द्वारा ही इनके जीवन का निर्वाह हो रहा था, इनका आर्थिक जीवन व्यतीत हो रहा था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों को बहुत ही ज़्यादा समय तक काम कराया जाता था, बहुत ही अधिक समय तक, बहुत ही लंबे समय तक परिश्रम कराया जाता था, लेकिन इनके परिश्रमिक के रूप में जो इन्हें आय दिया जाता था, जो इन्हें वेतन दिया जाता था, वो बहुत ही कम दिया जाता था। बाबू उस वेतन में श्रमिकों का बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो पाता था, वे लोग अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते थे, जिसके कारण श्रमिकों का जीवन कैसा हो गया था? श्रमिकों का जीवन नारकीय हो गया था, नरक के समान हो गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर में, समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या था? समाजवादी जो विचारधारा है उसका उद्देश्य क्या था? पूंजीपतियों का समर्थन करना, शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना, निजी लाभ को बढ़ाना या फिर श्रमिकों के अधिकार को सीमित करना? समाजवादी जो विचारधारा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबू समाजवादी विचारधारा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना। पूंजीपतियों द्वारा जो किसानों, गरीब लोगों या फिर मजदूरों का शोषण हो रहा था, उन्हें शोषण उन्मुक्त बनाना था। किसके द्वारा? तो समाजवादी विचारधारा के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी विचारधारा का जो उद्देश्य है वो है शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। समाजवादी विचारधारा के कारण समाज के सभी वर्ग के जो लोग होंगे वो शोषण से मुक्त हो जाएंगे। शोषण से क्या होंगे? शोषण से मुक्त, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आप लोग समझ कर रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 8 नंबर में, समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए? समाजवाद के अनुसार बाबू उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए? निजी स्वामित्व, सरकारी स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व या फिर विदेशी स्वामित्व? समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सामूहिक स्वामित्व। क्या होगा? सामूहिक स्वामित्व। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, सामूहिक अधिकार होना चाहिए, देश के सभी वर्गों के लोगों का ही उस पर अधिकार होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर में, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के श्रमिकों की स्थिति कैसी हो गई थी? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के श्रमिकों की जो स्थिति थी, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, वो कैसी हो गई थी? बेहतर हो गई थी, समान हो गई थी, नारकीय हो गई थी या फिर स्थिर हो गई थी? तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के श्रमिकों की स्थिति नारकीय हो गई थी, बहुत ही खराब हो गई थी, वे मरने के लिए मजबूर हो गए थे, उनका जीवन नरक के समान हो गया
गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है बाबू, नरकीय जीवन उस जीवन को कहा जाता है जिसे जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब मनुष्य का जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है, संघर्षों से काफ़ी भरा हुआ हो जाता है, तो उस स्थिति में मनुष्य का जीवन कैसा लगता है? उस स्थिति में उस मनुष्य का जीवन नरक के समान लगता है। पूंजीपतियों के द्वारा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बाबू धनी लोग होते थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे, वो क्या करते थे कि श्रमिकों को बहुत ही ज़्यादा काम देते थे, उन्हें लंबे समय तक काम करवाते थे, लंबे समय तक उनसे परिश्रम करवाते थे, लेकिन परिश्रम के बदले उन्हें जो पारिश्रमिक देते थे वो बहुत ही कम देते थे। उनसे उनका बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो पाता था, उनसे 2 टाइम का उनका जो बाबू भोजन है वो भी नहीं जुट पाता था, जिसके कारण श्रमिकों का जो जीवन होता था वो काफ़ी दोस्तों खराब हो जाता था। कब? तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, समाजवाद किसे परिभाषित करता है? समाजवाद बाबू किसे परिभाषित करता है? उत्पादन के साधनों के निजीकरण को, उत्पादन के साधनों का सामूहिकरण को, पूंजीपतियों के लाभ को, या फिर श्रमिकों के शोषण को? समाजवाद किसे परिभाषित करता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर उत्पादन के साधनों का सामूहिकरण को। समाजवाद बाबू उत्पादन के साधनों का सामूहिकरण को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों का निजीकरण नहीं होता, पूंजीपतियों को लाभ नहीं होता और साथ ही श्रमिकों का शोषण भी नहीं होता। तो सही आंसर हमारा 10 का होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है 11 नंबर में, आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में कैसे विभाजित किया गया था? आर्थिक दृष्टि से बताना है। ठीक है, अर्थ के अनुसार यानी कि पूंजी के अनुसार, पैसों के अनुसार आप लोगों को बताना है। आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में कैसे विभाजित किया गया था? व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग में, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में, शासक वर्ग और नागरिक वर्ग में, या फिर शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग में? तो 11 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में। आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, किस रूप में? तो बाबू पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के रूप में। आर्थिक दृष्टि के अनुसार समाज हमारा 2 वर्गों में बट चुका था, जिसमें से पहला था आपका पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग किसके अधीन थे? तो पूंजीपतियों के अधीन थे। जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनके वो अधीन थे। उनके आधार पर ही, पूंजीपति वर्ग के लोगों के आधार पर ही श्रमिक वर्ग के लोगों का जीवन व्यतीत होता था, उनके जीवन का यापन हो पाता था। उनका पूरा का पूरा जो जीवन की आधारशिला थी वो पूंजीपति वर्ग के लोगों पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वहीं से उन्हें आय की प्राप्ति होती थी। श्रमिकों को कहीं पर भी कोई भी अधिकार नहीं था, कहीं पर भी वो काम करने के लिए जाते थे तो काम के बदले उन्हें जो वेतन मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, जिसके कारण श्रमिकों का जीवन बहुत ही दोस्तों दयनीय हो गया था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है 12 नंबर में, समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? समाजवाद की जो अवधारणा है बाबू उसे विकसित करने वाले कौन थे? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, जॉन लॉक या अरस्तू? समाजवाद की अवधारणा को विकसित करने वाले कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर 12 का हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। एंगल्स का पूरा नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये दोनों सच्चे दोस्त होते हैं। ठीक है, और इनकी मित्रता कैसी होती है? इनकी मित्रता बाबू काफ़ी घनिष्ठ होती है और ये जीवन भर एक दूसरे के साथ होते हैं। ये दोनों मिलकर ही बाबू, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों मिलकर ही समाजवाद की अवधारणा को विकसित करते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगी समाजवाद की अवधारणा को विकसित करने वाले कौन थे, तो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग समझ कर रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, मार्क्स से पूर्व, ठीक है, मार्क्स से पहले के समाजवाद को क्या कहा जाता है? मार्क्स के
पहले के समाजवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, आधुनिक समाजवाद या फिर पूंजीवादी समाजवाद। तो सही आंसर तेरा का यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, मार्क्स से पहले के जो समाजवाद हैं उन्हें यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है बाबू? तो स्वप्नदर्शी होता है। आप लोग समझ कर रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मार्क्स के पहले के जो समाजवाद हैं उन्हें कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद, और मार्क्स से बाद के जो समाजवाद हैं उसे कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है यूटोपियन समाजवादी किस पर विश्वास रखते थे? यूटोपियन जो समाजवादी विचारक थे वो बाबू किस पर विश्वास रखते थे? वर्ग संघर्ष पर, वर्ग समन्वय पर, पूंजीवादी विकास पर या फिर श्रमिकों के शोषण पर? बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूटोपियन समाजवादी थे वो वर्ग समन्वय पर विश्वास रखते थे। किस पर? वर्ग समन्वय पर। यूटोपियन समाजवादी यानी कि मार्क्स के पहले के जो समाजवादी विचारक थे वो किस पर विश्वास रखते थे? तो वर्ग समन्वय पर। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, याद रखेंगे यूटोपियन समाजवादी विचारक वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर विश्वास रखते थे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, सेंट साइमन का मुख्य विचार क्या था? अगर आपने समाजवाद एवं साम्यवाद वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसका अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो आप बता सकते हैं कि सेंट साइमन का मुख्य विचार क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए बाबू कि सेंट साइमन का मुख्य विचार क्या था। सेंट साइमन बाबू पहले यूटोपियन विचारक थे। ठीक है, सेंट साइमन क्या थे? सेंट साइमन पहले यूटोपियन समाजवादी विचारक थे। बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए कि पहले, ठीक है, पहले यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन थे निम्न में से, तो आप लोग बताना सेंट साइमन। सेंट साइमन ही सर्वप्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक थे। तो आप लोग सेंट साइमन को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है सेंट साइमन का मुख्य विचार क्या था, तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए संगठित करना चाहिए। सेंट साइमन का मुख्य जो विचार था वो था समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? संगठित करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सेंट साइमन का यही मुख्य विचार था। अगला जो सवाल है 16 नंबर, इसमें आप लोगों से पूछा गया है सेंट साइमन द्वारा दिया गया नारा क्या था। सेंट साइमन ने जो नारा दिया था वो नारा आप लोगों को बताना है। सेंट साइमन द्वारा दिया गया जो नारा है वो क्या है? तो सही आंसर होगा प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यही नारा दोस्तों सेंट साइमन द्वारा दिया गया है, जिसे आगे चलकर समाजवादी नारा के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, यही नारा आगे चलकर समाजवादी नारा बन चुका था। सेंट साइमन द्वारा दिया गया जो यह नारा है, यही नारा आगे चलकर समाजवादी नारा बन चुका था। तो बाबू यहाँ पर सेंट साइमन द्वारा दिया गया नारा क्या है? याद रखेंगे, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, चार्ल्स फॉरियर किसके विरोधी थे? चार्ल्स जो फॉरियर हैं वो किसके विरोधी थे? साम्यवाद के, आधुनिक औद्योगिकवाद के, कृषि व्यवस्था के या फिर पूंजीवादी वर्ग के? तो बाबू यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आधुनिक औद्योगिकवाद के। चार्ल्स फॉरियर जो है बाबू वो आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला जो सवाल है 18 नंबर, इसमें कहा गया है चार्ल्स फॉरियर ने किस योजना को प्रस्तुत किया था। चार्ल्स फॉरियर ने जिस योजना को प्रस्तुत किया था उस योजना का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि चार्ल्स फॉरियर ने किस योजना को प्रस्तुत किया था। तो सही आंसर होगा फ्लैंक्स। क्या होगा? फ्लैंक्स। दोस्तों यहाँ पर फ्लैंक्स लिखाया गया है, लेकिन किताब के अनुसार क्या होगा? फ्लैंक्स होगा। किताब के अनुसार फ्लैंक्स होगा। और ये जो योजना है वो किसके लिए बनवाए थे चार्ल्स फॉरियर? यह योजना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बनवाए थे। कौन? तो चार्ल्स फॉरियर। लेकिन यह योजना आगे चलकर बिल्कुल भी सफल नहीं रही थी। आगे चलकर बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। यह योजना असफल हो गई थी। तो बाबू हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ कर चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर में, चार्ल्स फॉरियर की योजना का क्या परिणाम हुआ। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया चार्ल्स फॉरियर का जो फ्लैंक्स योजना है वो आगे चलकर बाबू असफल हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल भी सफल नहीं रही थी। तो सही आंसर 19 का होगा हमारा, यह असफल रही। यह क्या रही? तो असफल। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है बाबू, मार्क्स के बाद के समाजवाद को क्या कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया मार्क्स के बाद के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मार्क्स के पहले के समाजवाद को कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद, और मार्क्स के बाद के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाबू अगला सवाल है 21 नंबर में, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का जो विभाजन है वो कितने चरणों में किया गया है? 2, 3, 4 या 5 बताएंगे बाबू। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया है? तो 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। सही आंसर 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन बाबू? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, पहला यूटोपियन समाजवादी और दूसरा बाबू वैज्ञानिक समाजवादी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल है, अधिकतर यूटोपियन समाजवादी विचारक कैसे थे। अधिकतर यानी कि अधिकांश यूटोपियन समाजवादी विचारक कैसे थे? यूरोपियन, जर्मन, फ्रांसीसी या यूनानी। तो बाबू यहाँ पर 22 का सही आंसर हमारा होगा फ्रांसीसी। अधिकतर यूटोपियन समाजवादी जो विचारक थे बाबू वो फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। बाबू याद रखेंगे, अधिकतर यूटोपियन समाजवादी विचारक कैसे थे? तो फ्रांसीसी। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो लॉर्ड बायरन है ना, जो लॉर्ड बायरन है वो बिल्कुल भी फ्रांस के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो ब्रिटेन के रहने वाले यूटोपियन समाजवादी विचारक थे। तो बाबू आप लोग उन्हें बिल्कुल भी फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी विचारक नहीं बोलिएगा। किनको? तो लॉर्ड बायरन को। लॉर्ड बायरन की रॉबर्ट ओवन बाबू, रॉबर्ट ओवन, मैंने गलत बताया आप लोगों को, रॉबर्ट ओवन, ठीक है, लॉर्ड बायरन नहीं, रॉबर्ट, इसको रॉबर्ट भी बोल सकते हैं, रॉबर्ट ओवन, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे। तो मैंने बताया आप लोगों को निम्न में से यानी कि प्रथम जो यूटोपियन समाजवादी थे वो बाबू सेंट साइमन थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन थे? तो सेंट साइमन। 23 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया वह कौन था। आपको बाबू उस फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक का नाम बताना है जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। तो सही आंसर क्या होगा?
सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला या कार्ल मार्क्स? तो सही आंसर होगा बाबू लुई ब्ला। क्या होगा? लुई ब्ला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में लुई ब्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे यूटोपियन चिंतक थे जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इनका यह मानना था दोस्तों कि श्रमिकों के आर्थिक सुधार के लिए, श्रमिकों के आर्थिक सुधार के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ठीक है, अगला जो सवाल है बाबू, इसमें कहा गया है लुई ब्ला के अनुसार आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक था? लुई ब्ला के अनुसार आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक था? तो राजनीतिक सुधार मैंने अभी आप लोगों को बताया। लुई ब्ला के अनुसार, लुई ब्ला का यह मानना था दोस्तों कि श्रमिकों के आर्थिक सुधार के लिए सबसे पहले किस सुधार की आवश्यकता है? तो राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है। लुई ब्ला के अनुसार आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक था? तो राजनीतिक सुधार। इसीलिए लुई ब्ला बाबू राजनीतिक में भी भाग लिए थे, राजनीतिक में भी हिस्सा लिए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है फ्रांस से बाहर का सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कौन थे? फ्रांस से बाहर, फ्रांस देश से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं, फ्रांस देश से बाहर की यहाँ पर बात किया जा रहा है बाबू। क्वेश्चन में कहा गया है फ्रांस देश से बाहर का सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कौन थे? तो मैंने आप लोगों को बताया ना, रॉबर्ट ओवन। कौन? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले यूटोपियन समाजवादी चिंतक थे? तो बाबू ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले। ठीक है, ये एक प्रकार के ब्रिटिश समाजवादी चिंतक थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल भी ये फ्रांस के रहने वाले नहीं थे। कौन? तो रॉबर्ट ओवन। अगला जो सवाल है 27 नंबर, इसमें कहा गया है रॉबर्ट ओवन का संबंध किस देश से था? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, रॉबर्ट ओवन का जो संबंध था वो था ब्रिटेन देश से। किस देश से? ब्रिटेन देश से, क्योंकि रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश समाजवादी चिंतक थे, ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी विचारक थे। तो सही आंसर यहाँ पर 27 क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 28 नंबर में, रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड में किस स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापित की थी? एक फैक्ट्री स्थापित की थी। रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड देश में किस स्थान पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी? पेरिस में। पेरिस तो बाबू राजधानी हो गया यहाँ पर, वो भी किसका? तो फ्रांस का। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यू लुनार्क में। तो बाबू राइट आंसर होगा न्यू लुनार्क। कहाँ पर? न्यू लुनार्क में, याद रखेंगे। बर्लिन में बिल्कुल भी नहीं, लंदन में भी बिल्कुल भी नहीं। और स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क वाले स्थान पर उन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो सही आंसर हमारा 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। कहाँ पर? तो न्यू लुनार्क। न्यू लुनार्क नामक स्थान पर बाबू रॉबर्ट ओवन ने अपने फैक्ट्री की स्थापना की थी। किसके लिए? तो मजदूरों के आर्थिक सुधार के लिए, मजदूरों के आर्थिक सुधार के लिए, मजदूरों की अच्छी वेतन के लिए उन्होंने बाबू स्वयं ही एक फैक्ट्री की स्थापना न्यू लुनार्क नामक स्थान पर किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 29 नंबर में, रॉबर्ट ओवन ने श्रमिकों को कौन सी सुविधा प्रदान की थी? रॉबर्ट ओवन ने श्रमिकों को जो सुविधा प्रदान की थी उस सुविधा को बताना है। उच्च वेतन और बेहतर कार्यस्थल, मुफ्त शिक्षा, पूंजीवादी व्यापार में भागीदारी या फिर कर छूट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बाबू वो होगा उच्च वेतन और बेहतर कार्यस्थल। रॉबर्ट ओवन ने श्रमिकों को उच्च वेतन कहने का मतलब अच्छी वेतन, ठीक है, उनके कार्य के अनुसार वो वेतन देते थे। उनके कार्य के अनुसार ही नहीं बल्कि जितना उनका कार्य नहीं रहता था, जितना उनका परिश्रम नहीं रहता था, उससे ज़्यादा ही वो वेतन देते थे। कौन? तो रॉबर्ट ओवन।
तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। जब रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की थी और उस फैक्ट्री में मजदूरों को काम दिया था, मजदूरों को उसमें उन्होंने रोजगार दिया था और रोजगार देकर जब वे मजदूरों को उच्च वेतन देने लगे थे तो बाबू उन्हें बाद में ऐसा पता चला कि उन्हें काफ़ी बाबू मुनाफा हुआ है। वो इस अनुभव में थे कि उन्हें फैक्ट्री से बिल्कुल भी ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। ठीक है, जो रॉबर्ट ओवन है वो इस बाबू अनुभव में थे, वो इस आशा इस उम्मीद में थे कि उन्हें फैक्ट्री से बिल्कुल भी ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन उन्हें फैक्ट्री से ज़्यादा मुनाफा होता है, उन्हें फैक्ट्री से ज़्यादा लाभ होता है। मुनाफा कम होने के बजाय जो मुनाफा होता है बाबू वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर बाबू वो उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। ठीक है, रॉबर्ट ओवन इस निष्कर्ष के आधार पर बाबू एक वो कथन निकालते हैं और वो कथन क्या होता है, वो कथन होता है संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। तो बाबू याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है यूटोपियन समाजवादियों का मुख्य सिद्धांत क्या था। यूटोपियन समाजवादियों का मुख्य सिद्धांत क्या था? वर्ग संघर्ष, वर्ग समन्वय, क्रांति द्वारा परिवर्तन या फिर पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करना। तो मैंने बताया आप लोगों को यूटोपियन समाजवादियों का मुख्य सिद्धांत वर्ग समन्वय था, वर्ग समझौता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है यूटोपियन समाजवादियों ने किस पर बल दिया। यूटोपियन जो समाजवादी हैं उन्होंने किस पर बल दिया? मानव की मूलभूत अच्छाई और वर्ग समन्वय पर, शोषणकारी पूंजीवाद को बढ़ावा देने पर, क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर या फिर केवल राजनीति सुधार पर। तो राइट आंसर 31 का हमारा होगा मानव की मूलभूत अच्छाई और वर्ग समन्वय पर। जो भी बाबू यूटोपियन समाजवादी विचारक थे उन्होंने मानव की मूलभूत अच्छाई और वर्ग समन्वय पर विशेष बल दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 32 नंबर में, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू 18 ना, यहाँ पर 1818 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बाबू, अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है 33 नंबर में, कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 5 मई सन 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो जर्मनी देश में। जर्मनी देश में कार्ल मार्क्स का जन्म बाबू, हाँ जर्मनी देश में होता है। ठीक है, जर्मनी देश के एक यहूदी परिवार में होता है। और किस प्रांत में? तो बाबू ट्रियर नगर वाले प्रांत में, याद रखेंगे। 33 नंबर सवाल में कहा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही आंसर 33 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा जर्मनी में। जर्मनी के कौन से स्थान पर? तो ट्रियर नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, और उनका जात क्या था? उनकी जाति क्या थी? तो यहूदी, याद रखेंगे। उनकी जाति बाबू यहाँ पर ऐसे होगा, यहूदी थी। वो यहूदी जाति से अपना संबंध रखते थे। कौन? तो कार्ल मार्क्स। यहाँ पर 34 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, ना ही फ्रेडरिक मार्क्स, ना ही जोसेफ मार्क्स और ना ही एडवर्ड मार्क्स। सही आंसर होगा हेनरिक मार्क्स। ठीक है, जो कि एक बाबू प्रचलित वकील होते हैं। कौन? तो कार्ल मार्क्स के पिता। कार्ल मार्क्स के पिता कौन होते हैं? तो बाबू कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स होते हैं और वो एक प्रसिद्ध वकील होते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो सवाल है 35 नंबर, इसमें कहा गया है कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। आप लोगों को उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जहां से कार्ल मार्क्स ने विधि की शिक्षा ग्रहण किया था। तो राइट आंसर होगा बोन विश्वविद्यालय बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से ही विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स को नया मोड़ किस विश्वविद्यालय में मिला? कार्ल मार्क्स को नया मोड़ जिस विश्वविद्यालय से मिला था उस विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बर्लिन विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? बर्लिन विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स को नया मोड़ बर्लिन विश्वविद्यालय से मिलता है। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा हमारा। 37 नंबर सवाल है बाबू, 1843 में कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया? आपको बाबू उस लड़की का नाम बताना है जिससे 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विवाह कर लेते हैं। रोजा लक्जेबर्ग, जेनी, क्लारा जेटकिन या एलिजाबेथ। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाबू जेनी। जो कार्ल मार्क्स होते हैं वो अपने बचपन के मित्र से ही विवाह कर लेते हैं। उनके बचपन का एक मित्र होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है जेनी। क्या नाम होता है? जेनी। जेनी से ही विवाह करते हैं। कौन? तो कार्ल मार्क्स। कब? तो सन 1843 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्ल मार्क्स जेनी से विवाह कब करते हैं तो याद रखिएगा 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह करते हैं। तो याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। 38 नंबर सवाल है बाबू, कार्ल मार्क्स किन विचारकों से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स जो थे वो सबसे अधिक किनके विचारों से प्रभावित थे? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ठीक ना? मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल है बाबू, इसमें पूछा गया है 1844 ईस्वी में पेरिस में कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुई थी? 1843 ईस्वी में वो जेनी से विवाह करते हैं। ठीक है, और एक साल के बाद उन्हें पेरिस में 1844 ईस्वी में यानी कि जेनी से विवाह करने के एक साल बाद उन्हें पेरिस में किसी से मुलाकात होती है। जिससे मुलाकात होती है आपको उनका नाम बताना है। बताएंगे बाबू कि 1844 ईस्वी में पेरिस में कार्ल मार्क्स को किससे मुलाकात होती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेडरिक एंगल्स। 1844 ईस्वी में पेरिस में कार्ल मार्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है। वहीं से इनकी दोस्ती शुरू होती है। किन से दोस्ती शुरू होती है? तो फ्रेडरिक एंगल्स से दोस्ती शुरू होती है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, याद रखेंगे। 1844 ईस्वी में ही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स पेरिस में मिलते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू होती है जो कि अंतिम जीवन तक साथ रहती है। पूरे जीवन साथ रहती है। इनके बीच कभी भी बाबू विभेद नहीं होता। इनके बीच कभी भी मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी इनके बीच कोई भी विवाद नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक एंगल्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का 39 के लिए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 40 नंबर में, 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किया था? आप लोगों को उस दस्तावेज का नाम बताना है, उस बाबू ग्रंथ का नाम बताना है जो कि सन 1848 ईस्वी में 4 साल बाद, ठीक है, मिले थे। 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से, और मिलने के 4 साल बाद कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर बाबू एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। आप लोगों को उस दस्तावेज का नाम बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा साम्यवादी घोषणा पत्र। सन 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। इसे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग बताएंगे बाबू साम्यवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। और इस घोषणा पत्र को प्रकाशित करने वाले कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ये घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा कब प्रकाशित होता है? तो सन 1848 ईस्वी में। फ्रेडरिक एंगल्स के मिलने के 4 साल बाद साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित होता है। याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर बाबू आते हैं। इसमें पूछा गया है साम्यवादी घोषणा पत्र को किसका जनक कहा जाता है। तो मैंने बताया ना, साम्यवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। कौन सा समाजवाद? तो आधुनिक समाजवाद। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है बाबू 42 नंबर में, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी थी। आप लोगों को उस पुस्तक का नाम बताना है जिसे कार्ल मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा 42 के बाबू? 42 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा था किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। कब? तो सन 1867 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी पुस्तक को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताओगे? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें पूछा गया है दास कैपिटल को किस उपनाम से जाना जाता है। दास कैपिटल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो समाजवादियों के बाइबल के नाम से जाना जाता है। दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है उसका उपनाम क्या है? तो समाजवादियों का बाइबल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, याद करते चलेंगे। 44 नंबर सवाल है, मार्क्स के किस सिद्धांत के अनुसार समाज का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। मार्क्स के 5 सिद्धांत हैं ना बाबू। मार्क्स के टोटल कितने सिद्धांत हैं? तो 5 सिद्धांत हैं। आप लोगों को बताना है कि मार्क्स के किस सिद्धांत के अनुसार समाज का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, या फिर राज्यहीन समाज का सिद्धांत। तो 44 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अनुसार ही समाज का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक और सिद्धांत छूटा है जिसका नाम है इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत को अगर हम इन चारों में मिला देंगे तो 5 बाबू सिद्धांत हो जाएंगे। किसके? तो कार्ल मार्क्स के। ठीक है, इनके 5 सिद्धांत कौन कौन है? पहला है द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वैधात्मक, ठीक ना, द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पहला है। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और 5वां है वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज का सिद्धांत। तो आप लोग याद रखेंगे इन 5 सिद्धांतों को, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं ना उसमें दोस्तों हो सकता है कि पूछे जा सके, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। 45 नंबर सवाल में कहा गया है मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या किस रूप में की है। मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या है वो किस रूप में की है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा भौतिकवादी दृष्टिकोण से। मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद करते चलेंगे बाबू। 46 नंबर सवाल है मार्क्स के अनुसार इतिहास में परिवर्तन किसके कारण होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर 46 का हमारा होगा आर्थिक शक्तियों के कारण। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास में परिवर्तन आर्थिक शक्तियों के कारण होते हैं, क्योंकि आर्थिक शक्तियों के बिना इतिहास में परिवर्तन बिल्कुल भी हो नहीं सकता। इतिहास में परिवर्तन असंभव है। इसीलिए मार्क्स ने इतिहास में परिवर्तन का कारण किसे माना है? तो आर्थिक शक्तियों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 47 नंबर में मार्क्स के अनुसार इतिहास के कितने चरण हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के टोटल जो चरण है वो है 6। कितने? तो बाबू 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन कौन? तो याद रखेंगे आदिम साम्यवादी,
इतिहास, ठीक ना, आदिम साम्यवादी इतिहास, और दूसरा हो जाएगा बाबू दास्ता का, ऐसे आप लोग युग है, युग करके दिया गया है ना, आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास्ता का युग, और उसके बाद तीसरा है समांती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, और पांचवा है समाजवादी युग, और छठा है साम्यवादी युग। तो 6 चरण है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के टोटल कितने चरण हैं? तो 6, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगला सवाल है, मार्क्स के अनुसार इतिहास का पहला चरण कौन सा था? तो मैंने अभी बताया, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो पहला चरण था वो था बाबू आदिम साम्यवादी युग है। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, आदिम साम्यवादी युग कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का पहला चरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का दूसरा चरण कौन सा था? बाबू कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो दूसरा चरण है वो है दास्ता का युग। क्या है? दास्ता का युग। 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम बात करें तीसरा चरण का, तो तीसरा चरण हो जाएगा बाबू क्या? तो तीसरा चरण हो जाएगा दास्ता के युग के बाद सामंती युग। क्या होगा? सामंती युग। यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का तीसरा चरण कौन सा था? तो मैंने अभी बताया सामंती युग। कौन सा युग? सामंती युग। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का तीसरा चरण सामंती युग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। चौथा चरण क्या होगा? पूंजीवादी युग। पांचवा चरण क्या होगा? समाजवादी युग। छठा चरण क्या होगा? तो साम्यवादी युग। सब पता चल गया आप लोगों को। आइए 51 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मार्क्स के अनुसार इतिहास का चौथा चरण कौन सा था? कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का चौथा चरण कौन सा था? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा पूंजीवादी युग। मैंने बताया आप लोगों को, ठीक ना। पूंजीवादी युग इतिहास का चौथा चरण है। यहाँ पर पूछा गया है कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का पांचवा चरण कौन सा था? तो समाजवादी युग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है 53 नंबर में, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का अंतिम चरण कौन सा होगा? तो साम्यवादी युग। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो अंतिम चरण होगा, जो आने वाला चरण होगा, वो होगा बाबू साम्यवादी युग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लोग याद रखेंगे। 54 नंबर सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू 1864 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हुई थी। तो 54 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक ना। अगला जो सवाल है बाबू, इसमें कहा गया है 55 नंबर में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। किसको बाबू? कार्ल मार्क्स को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है, अगर किसी को जाता है तो वो है कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी संघ की स्थापना में, ठीक है, इसी संघ में अपने भाषण के अनुसार, अपने भाषण में जो कार्ल मार्क्स है वो मजदूरों के लिए बोलते हैं बाबू कि वे अपने मुक्ति का आधार स्वयं ही है, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? वे अपने मुक्ति का आधार स्वयं ही है और प्रयत्नों के, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कौन? तो श्रमिक वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग। कार्ल मार्क्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में अपने वचनों के अनुसार, अपने भाषण के अनुसार कहते हैं कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कौन? तो श्रमिक वर्ग के लोग। कौन कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है यहाँ पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों से क्या कहा?
लो यहाँ पर आइए गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के उद्घाटन भाषण में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों से क्या कहा था? तो मैंने अभी बताया, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के उद्घाटन भाषण में जो कार्ल मार्क्स है वो मजदूरों को कहते हैं कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 57 नंबर सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कौन सा नारा दिया गया था? प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसमें कौन सा नारा दिया गया था? तो बाबू राइट आंसर होगा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो बाबू बैठक हुई थी, जो स्थापना हुआ था, उस स्थापना में कार्ल मार्क्स ने जो नारा दिया था वो दिया था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बाबू द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स के मृत्यु के बाद हुई थी। जिस समय कार्ल मार्क्स इस दुनिया में नहीं थे उस समय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। कार्ल मार्क्स भले ही इस दुनिया में नहीं थे लेकिन बाबू उनके विचारों से प्रभावित जो समाजवादी विचारक थे, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित जो बाबू समाज सुधारक जो लोग थे, जो चिंतक थे, उन्होंने ही द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। आप लोगों को बताना है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पर होगा 1889। सन 1889 ईस्वी में ही द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू 1883 ईस्वी में, याद रखेंगे। सन 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का देहांत हो जाता है और उनका जन्म तो आप लोगों को पता है, जन्म कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। ठीक है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू 1889 ईस्वी में। ठीक है। और इस संघ में बाबू, इस संघ में कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो 20 देशों को, याद रखेंगे। इस संघ में 20 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों की टोटल संख्या होती है 400। इस संघ में 20 देश के 400 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हर एक देश के 20 प्रतिनिधि इस संघ में भाग लेते हैं। ठीक है। चलिए 59 नंबर के सवाल में आते हैं। बाबू अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? तो बाबू आपका जवाब होगा पेरिस। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पेरिस में हुई थी, याद रखेंगे। यहाँ पर 59 नंबर सवाल में कहा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन आइए गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया बाबू पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पेरिस शहर में हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पेरिस में ही बाबू कार्ल मार्क्स की मुलाकात किनसे होती है? तो फ्रेडरिक एंगल्स से। कब होती है? तो 1843 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 44 ईस्वी में ना, 1844 ईस्वी में। और 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल से प्रभावित होकर, फ्रेडरिक एंगल से मिलकर एक पत्र को बाबू प्रकाशित करते हैं। और उस पत्र का नाम क्या है? उस पत्र का नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र। उसका उपनाम क्या है? उसका उपनाम है समाजवाद। उसका जो उपनाम है बाबू वो है समाजवाद का जनक ना, याद रखेंगे। 60 नंबर सवाल है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूरों के लिए कौन सी प्रमुख मांग की गई थी? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूरों के लिए कौन सी प्रमुख मांग की गई थी? तो बाबू 8 घंटे का कार्य दिवस। द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया था उसमें मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग की गई थी। यानी कि हर एक दिन जो मजदूर है वो 8 घंटा ही काम करेंगे। उनके जो बाबू कार्य का जो समय है वो निर्धारित किया गया था। किस संघ में? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में ही मजदूर वर्ग के लोगों के कार्य का जो समय है वो निर्धारित किया गया था। कब? तो बाबू द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में, यानी कि 1889 ईस्वी में। ठीक है। चलिए
यहाँ पर अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सन 1890 ईस्वी में लिया गया था। कब लिया गया था? 1890 ईस्वी में लिया गया था। यहाँ पर 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था बाबू? 1889 ईस्वी में का तो लिया गया था, ठीक है। 1800 निर्णय कब लिया गया था? निर्णय बाबू लिया गया था 1889 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जिस समय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी उसी समय 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभी तक यह बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हुआ था, बिल्कुल भी इसे श्रेय नहीं दिया गया था विश्व के सभी देशों के द्वारा, लेकिन निर्णय बाबू 1889 ईस्वी में ही लिया गया था। क्या करने के लिए? तो 1 मई को, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस एकता के रूप में मनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सही आंसर होगा सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन। 62 का राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर सवाल है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय जो सचिवालय है बाबू वो स्थापित किया गया था ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स याद रखेंगे। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। तो 63 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर सवाल है बाबू 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी क्या? तो सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। 64 का राइट आंसर यहाँ पर 64 का राइट आंसर रूस की क्रांति होगा। रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति नहीं होगा, रूस की क्रांति। 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है रूस की क्रांति ने किसके शासन का अंत किया? रूस की क्रांति ने किसके शासन का अंत किया? तो बाबू जार के शासन का, यानी कि सम्राट के शासन का अंत किया था। रूस में सम्राट को जार के नाम से जाना जाता है। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? तो बाबू जार कहा जाता है। रूस में जो सम्राट था वो कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय, यानी कि निकोलस द्वितीय था, जो कि काफ़ी कट्टरवादी, निरंकुश और काफ़ी प्रतिक्रियावादी था। उसी के शासन का अंत बाबू रूस के क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 66 नंबर सवाल है इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। रूसी क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना। रूस के शासन को किसके हाथों में देना? तो बाबू रूस के शासन को वहाँ के रहने वाले निवासियों के हाथ में देना, लोकतंत्र के हाथों में देना। तो सही आंसर 66 के यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है 67 नंबर, इसमें कहा गया है नवंबर 1917 की क्रांति को क्या कहा जाता है? नवंबर 1917 की क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में ही संपादित होती है। नवंबर 1917 में ही बाबू घटित होती है, इसलिए नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। नवंबर 1917 की जो क्रांति होती है उस क्रांति में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू बोल्शेविक दल वाले ही होते हैं। कौन से लोग होते हैं? बोल्शेविक दल वाले ही होते हैं। बोल्शेविक दल में आने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं कौन? तो सर्वहारा वर्ग के लोग। सर्वहारा वर्ग में शामिल होने वाले लोग कौन हैं? तो बाबू किसान, मजदूर और आम गरीब लोग। किसान, मजदूर और आम गरीब लोगों का जो दल था उसी दल को सर्वहारा दल कहा जाता है। और यही बाबू दल बोल्शेविक दल के नाम से जाना गया, क्योंकि ये दल काफ़ी अधिक मात्रा में थे रूस में। रूस देश के राज्यों में ये दल बहुत ही अधिक मात्रा में थे, इसलिए इस दल का नाम दिया गया बोल्शेविक। और जो अल्प मात्रा में दल था उसका नाम दिया गया मेंशेविक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
इसमें कहा गया है बोल्शेविक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। बोल्शेविक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बाबू सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित करना। बोल्शेविक क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित करना। और आप सभी जान चुके हैं कि सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग एक ऐसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें गरीब, आम लोग, मजदूर और किसान सम्मिलित रहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 69 नंबर सवाल में है बोल्शेविक क्रांति के बाद किस वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। बोल्शेविक क्रांति के बाद जिस वर्ग की सत्ता स्थापित हुई थी आपको उस वर्ग का नाम बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर 69 का हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मजदूर और किसान वर्ग ना। बोल्शेविक क्रांति के बाद मजदूर और किसान वर्ग की सत्ता स्थापित हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 70 नंबर सवाल है बाबू, रूस में सर्वप्रथम किस व्यवस्था को स्वीकृति मिली। तो सही आंसर होगा लोकतंत्र। रूस में सर्वप्रथम लोकतंत्र नहीं साम्यवाद, रूस में सर्वप्रथम साम्यवाद की व्यवस्था को स्वीकृति मिली थी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतंत्र नहीं बाबू साम्यवाद ना। रूस में सर्वप्रथम साम्यवाद व्यवस्था को स्वीकृति मिली थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम अगले प्रश्न में आए तो इसमें कहा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में 20 देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने अभी आपको बताया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बाबू, तो 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 72 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से कहा गया है कि इस वर्ष सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया था। आप लोग बताएंगे बाबू कि किस वर्ष सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो सही आंसर होगा बाबू 1 मई 1890 ईस्वी में। 1 मई 1890 ईस्वी में सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी बाबू प्रदर्शन के कारण ही 1 मई को पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाबू रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मजदूर दिवस एकता के रूप में मनाया जाता है। इसी आंदोलन के कारण मजदूरों का जो बाबू एकता दिवस है वो 1 मई को हर एक वर्ष को मनाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व भर के देशों में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 73 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू किस फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक का यह मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। बाबू बताना है कि किस फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक का यह मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। तो मैंने बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बाबू लुई ब्ला। क्या होगा, लुई ब्ला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लुई ब्ला फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक का यह मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्ला एक ऐसे फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक थे जो कि राजनीति में भी हिस्सा लिए थे। तो सही आंसर क्या होगा, लुई ब्ला ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर चार्ल्स फोरियर नहीं होगा, लुई ब्ला होगा। अगले सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है कि इस यूटोपियन विचारक का यह मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो ब्रिटिश विचारक थे, ब्रिटिश यूटोपियन विचारक थे, उनका ही यह मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। इस बाबू देखिए जो आप ये कथन देख रहे हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, इस कथन पर रॉबर्ट ओवन कब पहुँचते हैं, जब बाबू उन्हें मुनाफा होता है। मुनाफा कम होने के बजाय जब उन्हें मुनाफा फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा होती है तो बाबू इस आधार पर ही वो कहते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। इस आधार पर ही वो निष्कर्ष निकालते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। मैंने आप लोगों को बताया ना, रॉबर्ट ओवन ही बाबू
न्यू स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ओवन ही स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। उस फैक्ट्री में श्रमिकों को रोजगार देते हैं, मजदूरों को रोजगार देते हैं और उन्हें बाबू अच्छी वेतन देते हैं। जब रोजगार बाबू उन्हें मिल जाता है और जब रॉबर्ट ओवन के द्वारा उनके काम का वेतन भी अच्छा मिल जाता है तो बाबू उसके बदले में रॉबर्ट ओवन को फैक्ट्री से क्या मिलता है? रॉबर्ट ओवन को फैक्ट्री से मुनाफा मिलता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इसी आधार पर रॉबर्ट ओवन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। तो बाबू यह मानना किनका है? यह मानना रॉबर्ट ओवन का है, याद रखेंगे, ठीक है। और रॉबर्ट ओवन बाबू कैसे यूटोपियन विचारक थे? तो ब्रिटिश, याद रखेंगे, ब्रिटिश यूटोपियन विचारक थे। 75 नंबर सवाल में कहा गया है किस यूटोपियन विचारक का यह मानना था कि श्रमिकों को श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स फॉरियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स फॉरियर का ही यह मानना था कि छोटे नगर अथवा कस्बों में श्रमिकों यानी कि मजदूरों को काम करना चाहिए। तो 75 का यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने ही बाबू किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक संस्था की स्थापना की थी और वो संस्था क्या था? तो बाबू फलंग्स नाम से बाबू वो संस्था था जो कि आगे चलकर असफल रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करके हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि इस व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है बाबू जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए ही होता है, देश के सभी लोगों के लिए ही होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर सवाल है बाबू, 19वीं शताब्दी में किस क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था? तो सही आंसर यहाँ पर होगा औद्योगिक क्रांति। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था। तो राइट आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? बाबू आप लोग बताएंगे कि समाजवादी भावना का जो उदय है वो मूलतः किस शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 78 का 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी ना, 18वीं शताब्दी में ही बाबू औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी भावना का उदय हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 19वीं शताब्दी बिल्कुल भी नहीं, 18वीं शताब्दी होगा। यहाँ पर 18वीं होगा कि 19वीं होगा जी? 19वीं शताब्दी में किस क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा और मजदूरों का पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था? नहीं, 18वीं होगा, 18वीं होगा बाबू। 79 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से ऐसे आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया? आप लोगों को बाबू उनका नाम बताना है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट साइमन। आरंभिक चिंतक पूछा है ना, आरंभिक चिंतक। निम्न में से कौन ऐसे आरंभिक चिंतक पूछा गया इसमें। आरंभिक चिंतक, निम्न में से कौन ऐसे आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया? लुई ब्ला, ये भी सही होगा। चार्ल्स फॉरियर, ये भी सही होगा। सेंट साइमन, बाबू ये तीनों ही सही है, ठीक है। और चौथा में हो जाएंगे रॉबर्ट ओवन, ये भी हो जाएंगे, ये चारों ही हो जाएंगे। लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन, ये सभी हो जाएंगे बाबू। ये सभी ही आरंभिक चिंतक है। इन सभी को आरंभिक चिंतक कहा जाता है। किसका? तो समाजवाद का आरंभिक चिंतक इन सभी को कहा जाता है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया था। किसके द्वारा? तो वर्ग समन्वय के द्वारा किया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि इनके पिता ने बाद में चलकर यहूदी धर्म से ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। आप लोग बताएंगे बाबू कि किनके पिता ने बाद में चलकर यहूदी धर्म से ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ना बाबू, यहूदी धर्म में जन्म लेने वाले कौन बाबू विचारक थे, कौन समाजवादी विचारक यहूदी धर्म में जन्म लिए थे? तो कार्ल मार्क्स ही यहूदी धर्म में जन्म लिए थे। लेकिन उनके जो पिता हैं वो बाबू बाद में यहूदी धर्म से ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स के पिता ने ही बाद में चलकर यहूदी धर्म से ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके क्लास 10th इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल आइकन के साथ आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।